Hello class. Today we will do chapter 4 Key Elements and Functioning of Democracy यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरीके से काम होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो जो फ़र्क डालती हैं, जो अफेक्ट डालती हैं आपकी डेमोक्रेसी पर। नीड टू मेक डिसीजंस विद कलेक्टिव सैंक्शन, इक्वालिटी एंड जस्टिस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। What would you do in the following situations? A girl is being denied playing football with a group of boys because they think girls cannot play football. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे जब एक लड़की से मना कर दिया जाएगा कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकती हो लड़कों के साथ। An overweight boy in your school is not being allowed to participate in the dance competition. या फिर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें एक ओवरवेट लड़के को, जिसमें वज़न ज़्यादा है, उसको मना कर दिया जाए डांस करने के लिए, यानी वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इन ऑल द सिचुएशंस गिवन अबव अ पर्सन इज़ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड और डिनाइड बीइंग ट्रीटेड इक्वली। देखो इन दोनों ही केसेस में बराबरी का अधिकार छीना जा रहा है। भाई लड़की है तो क्या वो लड़कों के संग फुटबॉल नहीं खेल सकती? बिल्कुल खेल सकती है। अगर एक लड़के का वज़न ज़्यादा है तो भी हम उसको नहीं रोक सकते हैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से। डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। बट व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी? लेट अस फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. Democracy is a system of government in which all the citizens of a country can vote to elect their representative. तो देखो पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा है, जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो वो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। These representatives form the government and take decisions on behalf of the people. यही लोग मिलकर जिन्हें चुना जाता है, जिन्हें वोट देकर चुना जाता है, वही सरकार बनाते हैं और लोगों की तरफ से डिसीजन लेते हैं। The key elements of a democracy are participation of the people, decision making and resolution of conflicts on the basis of collective sanction, equality and justice. तो की एलिमेंट क्या हो गया? की एलिमेंट हो गया लोग, यानी कि सरकार बनाई लोगों ने, डिसीज़न कुछ कहीं ना कहीं लोगों के लिए लिया जाएगा, लोगों के हित में लिया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टिव सैंक्शन होगा, यानी कि देखो जो मेजॉरिटी में जीतता है, मेजॉरिटी में जिसे चुना जाता है वही तो सरकार बनाता है। इसके अलावा बराबरी और अधिकार, इंसाफ भी मिलता है। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. तो नींव क्या है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी की नींव है कि यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सबसे पहली चीज़ के जो लोग हैं वो अपना नेता खुद चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। They vote in the elections to elect their representatives for a period of 5 years. जब इलेक्शन होते हैं तो वोट देते हैं 18 साल से या 18 साल से ऊपर के जो सिटीजन्स होते हैं वो वोट देते हैं, और वोट देखने के बाद जो चुना जाता है, जो मेजॉरिटी से जीतता है, उसके 5 साल का समय मिलता है हमें रिप्रेजेंट करने का। After the completion of 5 years, the people decide whether the government should continue in power. If a government fails to function in the interests of the people express their disappointment with the government by not voting in its favor in the next elections. इसके बाद 5 साल लोग देखेंगे कि क्या ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, क्या ये सरकार हमारे लिए सही काम कर रही है। अगर लोगों को लगता है कि सरकार उनके हित में फ़ैसले नहीं ले रही है, सरकार प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, ये सरकार ठीक नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं है, तो 5 साल बाद ज़रूरी नहीं है कि उसी इंसान को दोबारा वोट दिया जाए। लोग अपना वोट बदल सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव
बदल सकते हैं। भाई जब कोई काम ही नहीं कर रहा सही से तो दोबारा से उसको वोट क्यों देंगे 5 साल बाद। Secondly, the people act as continuous examiners of the policies introduced by the government। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसके लिए लोगों को कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा कि सरकार क्या फ़ैसले ले रही है, उस फैसले से किस पर कैसा असर पड़ेगा। दे ओपनली एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इफ़ नेसेसरी। अपना जो व्यू है, अपना जो मत है, अपनी जो बात है, उसे रखने का अधिकार है लोगों को। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट का कोई डिसीज़न पसंद नहीं आता तो उसकी आलोचना करने का भी अधिकार पूरी तरीके से सिटीजन्स के पास है। They express their disapproval in multiple ways such as rallies, धरनास, स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन्स। तो अगर आपको सरकार के खिलाफ कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप रैली निकाल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप हड़ताल पर जा सकते हैं, इसके अलावा कैंपेन भी कर सकते हैं। The media like newspapers, magazines and TV also play an important role in expressing the views of the people and making the government realize its responsibilities। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मीडिया है उसको हमारे संविधान का, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पिलर बोला जाता है। पिलर मतलब स्तंभ, यानी कि जिस पर हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, जगह जगह पर अगर रैली निकाली जाएंगी, प्रोटेस्ट होंगे, तो शायद लोगों को आपस में पता नहीं लग पाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में पता लगना शायद मुश्किल हो जाएगा, पर मीडिया ये काम करती है। मीडिया खबरें लाती है। मीडिया को ऐसी खबरें लानी चाहिए जिससे पता चले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या सही है, क्या गलत है। ओके, और लोग क्या सोचते हैं। तो ये गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी पूरी कर रही है, नहीं कर रही है, इसका ध्यान मीडिया को भी रखना चाहिए। तो न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी है, रेडियो है, इन सब में ये सब जितने भी पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, जितने भी लॉज बनते हैं, इन सब पर एनालाइज करना चाहिए। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स इन अ सोसाइटी। व्हेन कन्फ्लिक्ट्स अकर इट माइट लीड टू वायलेंट practices by one group against the other. The use of violence then results in the development of fear and tension among the people। अब देखो, हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर लड़ाई कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, नहीं पसंद आती हैं चीज़ें। कई बार ये जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप की बातें पसंद नहीं आई, तो इस तरीके में हिंसा भी हो जाती है, और हिंसा एक डर का माहौल पैदा करती है। Thus it is very important for a government to resolve conflicts। इसलिए ये डर का माहौल ना बने, इसीलिए सरकार को इस तरीके के मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए और इस तरीके के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना चाहिए। A conflict can occur among the people, states or institutions। Some of the examples are as follows: religious processions and celebrations। Large-scale religious processions and celebrations are not always appreciated by all communities। The lack of mutual respect may lead to violent activities, such as people disrupting the processions। In such cases, the government either suggests the concerned communities to discuss amicably and arrive at a feasible solution to the problem, or make arrangements to control the crowd। ये होता है जब कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन हो रहा होता है, कोई धार्मिक सेलिब्रेशन हो रहा होता है। जैसे कि आप मान के चलो कोई त्यौहार है, उसमें जैसे हम ये गणेश चतुर्थी ही मान लेते हैं, या सबसे ज़्यादा आगरा में निकलती है राम बारात। राम बारात के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राम बारात में अक्सर करके कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस रहते हैं, दंगे होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है कि सरकार प्रॉपर अरेंजमेंट करे कि शांति से सेलिब्रेशन निपटना चाहिए। ओके, और किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और भीड़ अगर इकट्ठी होती है ऐसी जगह पर, जैसे राम बारात में होती है, तो ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ही स्टेप्स लेती है। एक और एग्जांपल है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर।
तो रिवर देखो हर स्टेट से होकर निकलती है, एक रिवर है वो काफ़ी सारी स्टेट से होकर निकलेगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से एक ही रिवर निकलेगी या एक रिवर एक ही स्टेट से निकलेगी। भाई एक रिवर है वो काफ़ी सारी स्टेट को कवर करती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो रिवर है वो एक ही स्टेट की मोनोपोली हो जाए उस रिवर पर? और नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल देखते हैं। When a river flows through more than one state, the division of the river water may turn out to be the cause of conflict between the states. तो ऐसा तब होता है जब रिवर अलग अलग स्टेट से होकर निकलती है, ऐसे में उसके पानी को लेकर स्टेट्स आपस में लड़ती हैं। The Kaveri river water dispute is one such dispute between the states of Karnataka and Tamil Nadu. तो कावेरी रिवर है और इसके पानी को लेकर अक्सर करके कर्नाटका और तमिलनाडु से डिस्प्यूट की, लड़ाई झगड़े की खबरें आती रहती हैं। The Kaveri river flows through the states of Karnataka and Tamil Nadu. Both of the states have built dams on the river for the irrigation of fields and other purposes. दोनों ही स्टेट से होकर कावेरी रिवर गुजरती है और दोनों ने ही अपनी स्टेट में इस पर डैम बनाया हुआ है इरिगेशन के लिए, अपने खेती में पानी देने के लिए। However, the dam of Tamil Nadu could only be filled when water is released from Karnataka. अब दिक्कत ये है कि तमिलनाडु के डैम में तभी पानी पहुंचेगा जब कर्नाटका पानी छोड़ेगा। The conflict occurred when Tamil Nadu asked for water from Karnataka and Karnataka did not agree on the demand due to scarcity of water in its own territory. अब दिक्कत कहाँ आई कि जब कर्नाटका पानी खोलेगा, कर्नाटका अलाउ करेगा, तभी तमिलनाडु में पानी पहुँच पाएगा। पर जब तमिलनाडु ने कहा कि भाई अब हमें पानी दे दो, हमें पानी की ज़रूरत है, रिलीज़ कर दो उस पानी को जो आपने डैम में रोक रखा है, तो कर्नाटका ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पानी की उनके खुद के स्टेट में कमी थी, इसलिए कर्नाटका ने तमिलनाडु से मना कर दिया कि हम कावेरी का पानी आप तक नहीं दे सकते। Nevertheless, the intervention of the central government provided a fair distribution of the water between the states. अब जब यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ दो स्टेट में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, वो बीच बचाव में आई और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करा दोनों ही स्टेट्स में पानी का। In our country, the Constitution of India has laid down various provisions to resolve conflicts in society. The government and citizens of the country are to follow the same provisions to resolve their conflicts and differences. तो बहुत सारे ऐसे provisions हैं हमारे संविधान में, बहुत सारे ऐसे laws हैं जो किसी भी टाइप के हिंसा, लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट को रोकने में मदद करते हैं। Now equality and justice, भाई सबको इंसाफ मिलना चाहिए और सब बराबर हैं। Equality refers to the fact of being equal in rights, advantages. In a democracy, the government ensures that all citizens are treated equally irrespective of their caste, class, gender. तो देखो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी है कि जब हर किसी को बराबर एडवांटेज मिले, बराबर के अधिकार मिले। और हमारी डेमोक्रेसी में जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये निश्चित करती है, ये इंश्योर करती है कि हर कोई बराबर हो, हर किसी को उसके अधिकार मिले, हर किसी को इंसाफ मिले, उसके संग किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। When people are not treated equally, they can always approach the court to seek justice. इसके अलावा अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके संग न्याय नहीं हो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है या उसके संग किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। In India, the Constitution of India outlines various provisions to ensure equality in society and provide justice to the people. For example, untouchability has been abolished by the law. हमारा संविधान ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिले, किसी के संग भी भेदभाव ना हो। इसके लिए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, पहले माना जाता था कि नहीं, ये इस कम्युनिटी के लोगों को छूना नहीं चाहिए या छू लिया तो गंदे हो गए, तो ऐसा नहीं था। ये चीज़ को हमारे संविधान में, हमारे लॉ में बिल्कुल बंद कर दिया गया। Not only are there strict punishments against the people who practice untouchability, but there are also various provisions that provide equal opportunities of education and employment to the victims of caste-based discrimination. इसमें हुआ ये कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिलेगी
इसके अलावा जिन लोगों को छुआछूत का कहकर अलग कर दिया जाता था, उनके एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस किया गया। Similarly, in order to tackle the injustice against women, special arrangements have been made to promote एजुकेशन। अब पहले विमेन के संग भी आप जानते हैं भेदभाव होता था, अब तो खैर इतना नहीं है, पर हाँ अगर आपके आसपास आपको ऐसा लगता है कि आपके लड़कियों के साथ या विमेन के संग कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप प्लीज़ उसके खिलाफ़ बोलिएगा। तो उन जैसे विमेन के संग जो होता था उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और उनके प्रयासों से ही आज एजुकेशन है और विमेन काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पुअर फैमिलीज गर्ल्स आर ऑफन डिस्करेज टू गो स्कूल। Thus, special schemes have been put in place to either waive off or lower the fees for girls in government schools and colleges. तो देखो ये कितना अच्छा स्टेप है। पहले के लोग मानते थे कि लड़कियों का पढ़ना सही नहीं है, या अगर किसी के पास पैसा कम है, कोई गरीब है, तो वो बेटों को पढ़ाने पे ज़्यादा ज़ोर देते थे और लड़कियों की पढ़ाई बंद करा देते थे। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि ठीक है, अगर आप गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़कियों को, आपकी बेटियों को कम फीस में पढ़ाएंगे या फ्री में पढ़ाएंगे अपने सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में। और सच में ऐसा होता है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लड़कियां भी पढ़ लेती हैं इस तरीके से। और जिसकी फैमिली ज़्यादा पैसे वाली नहीं होती है, पुअर होती है, तो उनकी बेटियों को भी इस तरीके से बेनिफिट मिलता है। ये एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपको खुद करनी है। केस स्टडी किसी भी एक पर्टिकुलर केस को उठाकर उसको पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है, ये आपको खुद करना है। ओके, सून यू विल बी प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।